नमस्कार। साल 2025 के आखिरी दिन, जब ज्यादातर दुनिया छुट्टियों के मूड में थी, वित्तीय बाजारों में एक ऐसी खबर आई जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान तो नहीं गया, लेकिन उसने पर्दे के पीछे एक बड़ी खलबली मचा दी। ये खबर थी भारत द्वारा की गई एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक रणनीतिक खरीद के बारे में। आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर है। हमारे पास जो विश्लेषण और आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत ने चुपचाप हजारों टन चांदी क्यों खरीदी है, और हमारा मकसद ये समझना है कि क्या ये सिर्फ तिजोरियां भरने जैसा पारंपरिक निवेश है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वैश्विक शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। ये सवाल ही इस पूरी चर्चा को दिलचस्प बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक धातु की खरीद बिक्री की कहानी नहीं है। जो संकेत मिल रहे हैं वे इशारा करते हैं कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन, औद्योगिक भविष्य और यहाँ तक कि आप कह सकती हैं पैसे की परिभाषा को भी बदलने की एक सोची समझी कोशिश का हिस्सा हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले मूल तथ्यों से शुरू करते हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले एक साल में 6000 टन से ज्यादा चांदी का आयात किया है। 6000 टन? जी। और ये समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी मात्रा है, अंदाजा लगाइए कि ये दुनिया के कुल सालाना खनन उत्पादन का लगभग 20 से 22% है। 20 से 22%? ये कोई छोटी मोटी खरीदारी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा कदम है जिसने दुनिया भर में चांदी की भौतिक उपलब्धता पर सीधा और गहरा असर डाला है। और यहाँ पर दिलचस्प बात भौतिक शब्द में छिपी है। देखिए, सालों से पश्चिमी बाजारों में चांदी का व्यापार ज्यादातर कागज पर होता रहा है। वायदा सौदे, ETFs। हाँ, ऐसे वित्तीय उपकरण जो असल चांदी का प्रतिनिधित्व करने का दावा तो करते हैं पर असल में उनके पीछे उतनी चांदी होती नहीं है। वो एक तरह का कागजी खेल है। और भारत ने इस कागजी खेल में हिस्सा लेने के बजाय क्या किया? भारत ने कहा हमें कागज नहीं चाहिए, हमें असल धातु चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि जो विश्लेषण हम देख रहे हैं उसमें साफ कहा गया है कि लंदन और न्यूयॉर्क के जो बड़े एक्सचेंज हैं, जहाँ सारा कारोबार होता है, जी, जहाँ धातु का कारोबार होता है, उनके वॉल्स यानी तिजोरियां लगभग खाली हो चुकी हैं। खाली? रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है कि वहाँ जाले लगे हुए हैं। जाले लगे हुए एक भी चांदी की ईंट वहाँ मौजूद नहीं है? एक भी नहीं। तो एक तरफ पश्चिम के वित्तीय केंद्रों की तिजोरियां खाली हो रही हैं और दूसरी तरफ जी भारत की तिजोरियां भर रही हैं। जी, ये तो शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत लगता है। ये एक ऐतिहासिक उलटफेर है, आप कह सकते हैं। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि जिन पश्चिमी ताकतों ने सदियों तक भारत से धन निकाला था, आज उन्हीं के बाजारों से भारत भौतिक संपत्ति वापस ला रहा है। अच्छा। यह वित्तीय दुनिया में आप कह सकती हैं कमजोर हाथों से निकलकर मजबूत हाथों में संपत्ति के आने जैसा है। जहां पश्चिम कागजी संपत्ति पर सट्टा लगाता रहा, वहीं भारत ने भौतिक संपत्ति को बचाकर एक ठोस आधार तैयार कर लिया। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि ये एक बहुत बड़ी खरीद है और इसका वैश्विक असर भी हो रहा है। लेकिन जो सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है वो ये है, चांदी ही क्यों और इतनी बड़ी मात्रा में क्यों? ये सिर्फ गहनों या पारंपरिक निवेश के लिए तो नहीं हो सकता है ना? यही इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो विश्लेषण सामने है वो साफ कहता है कि इस खरीद का पारंपरिक निवेश या गहनों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर यह खरीद पूरी तरह से भविष्य की औद्योगिक जरूरतों पर आधारित है। इसका सीधा संबंध सरकार की मेक इन इंडिया और PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं, जी, उन योजनाओं से है। ये एक तरह का रणनीतिक भंडार है भविष्य के उद्योगों के लिए, कच्चा माल। बिल्कुल। और ये भविष्य कोई बहुत दूर नहीं है। खास तौर पर ये ग्रीन एनर्जी क्रांति के लिए है। ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पैनल? हाँ, बिल्कुल। गुजरात और ओडिशा में विशाल सोलर गीगा फैक्ट्रियां लग रही हैं। इन फैक्ट्रियों में सोलर पैनल बनाने के लिए भारी मात्रा में चांदी की जरूरत होती है। अच्छा, हर पैनल में चांदी का इस्तेमाल एक कंडक्टर के तौर पर होता है ना? जी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EVs के निर्माण में भी चांदी एक महत्वपूर्ण घटक है, उसके सर्किट्स और बैटरियों में। तो ये एक दूरदर्शी कदम है, अपनी फैक्ट्रियां शुरू होने से पहले ही उनके लिए कच्चा माल सुरक्षित कर लेना। हाँ। ताकि बाद में किसी वैश्विक कमी या कीमतों में उछाल का असर भारत के औद्योगिक विकास पर ना पड़े। सही पकड़ा आपने। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीनी स्तर पर उतारने की एक बहुत ही व्यावहारिक मिसाल है। विश्लेषण में एक दिलचस्प बात का जिक्र है। कई पश्चिमी सलाहकारों ने भारत को सुझाव दिया था
कि उसे खुद निर्माण करने की जरूरत नहीं है। चीन से बने बनाए सोलर पैनल खरीद लेने चाहिए। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है। जी, लेकिन भारत ने अपनी फैक्ट्रियां बनाने का फैसला किया और अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए आपको कच्चा माल चाहिए। ये 6000 टन चांदी उसी रणनीतिक इन्वेंट्री का हिस्सा है। हाँ, और ये एक बड़ा दाव भी है। स्रोत इसे एक शानदार कदम बताता है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसमें जोखिम भी हैं। बिल्कुल। अगर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बदलती है और सोलर पैनल में चांदी की जरूरत कम हो जाती है, तो ये भंडार एक बोझ भी बन सकता है। निश्चित रूप से ये एक, आप कह सकती हैं, कैलकुलेटेड रिस्क है, सिर्फ एक सुरक्षित निवेश नहीं। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले दशक में चांदी की औद्योगिक मांग कम होने के बजाय बढ़ने ही वाली है। तो इस दाव के सफल होने की संभावना ज्यादा है। तो इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया में चांदी खत्म भी हो जाए तो भारत की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। बिल्कुल। भारत और चीन ने मिलकर जो वैश्विक बाजार में चांदी की कमी पैदा की है, उसका असर भारत के अपने औद्योगिक विकास पर ना पड़े। ठीक है, तो ये जरूरत तो समझ में आती है। सोलर पैनल, ईवीज, ये सब भविष्य है। लेकिन 6000 टन चांदी खरीदना कोई आसान काम नहीं है। आप इसे अमेज़न पे ऑर्डर तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर एक बहुत ही दिलचस्प परत खोलता है कि ये काम किया कैसे गया, और यहीं पर कहानी किसी जासूसी नॉवल जैसी हो जाती है। हाँ, यहीं पर यूनिट 993 का जिक्र आता है। यूनिट 993? ये एक रहस्यमय इकाई है जिसके नाम से ही लंदन और न्यूयॉर्क के ट्रेडर्स में, कह सकते हैं, डर का माहौल है। अच्छा, किसी को ठीक नहीं पता कि ये कौन है। कोई निजी अरबपति, कोई सरकारी एजेंसी, या कई लोगों का एक समूह, कुछ भी साफ नहीं है। और ये इकाई कर क्या रही है जो पारंपरिक तरीकों से इतना अलग है? बताया जा रहा है कि ये इकाई, जो शायद गुजरात के गिफ्ट सिटी, भारत के अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र से काम कर रही है, हाँ, पूरी तरह से तोड़ रही है। देखिए, दशकों से सोने चांदी का व्यापार लंदन और न्यूयॉर्क के बड़े बैंकों और बिचौलियों के जरिए होता था। अच्छा। ये बिचौलिए खदानों और खरीदारों के बीच में एक मोटी परत की तरह काम करते थे और कीमतों को नियंत्रित करते थे। और ये यूनिट 939 उन बिचौलियों को पूरी तरह से दरकिनार कर रही है। कैसे? उनका तरीका क्या है? वे सीधे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की खदानों से संपर्क कर रहे हैं। सीधे? हाँ, सीधे। वे खदान मालिकों को एक बहुत आकर्षक प्रस्ताव दे रहे हैं। आपके पूरे साल का उत्पादन हम अभी एक मुश्त खरीदने को तैयार हैं। वाह। आपको बाजार की अस्थिरता की चिंता करने की जरूरत नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या? वे भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में करने की पेशकश कर रहे हैं। रुपए में? जी, ये डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को एक सीधी और जमीनी चुनौती है। यह तो व्यापार करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है, और विश्लेषण बताता है कि ये रणनीति पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी है। हाँ, और बहुत सफलतापूर्वक। ठीक यही रणनीति पहले हीरो के व्यापार में अपनाई गई थी। हीरो के व्यापार में? जी, दशकों तक हीरो की कीमत बेल्जियम के एंटवर्प में मुट्ठी भर बिचौलिए तय करते थे। फिर भारत के व्यापारियों ने, खासकर सूरत के व्यापारियों ने, उन बिचौलियों को बाईपास करके सीधे रूस और अफ्रीका की खदानों से हीरे खरीदना शुरू किया। और नतीजा? आज दुनिया में 90% से ज्यादा हीरे भारत में कट और पॉलिश होते हैं, और उनकी कीमत बेल्जियम नहीं बल्कि भारत तय करता है। अब वही चीज सोने चांदी के साथ दोहराई जा रही है। तो ये सिर्फ एक खरीद नहीं है, ये कीमत तय करने की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश है। बिल्कुल। विश्लेषण इसे वित्तीय डीकोलोनाइजेशन या वित्तीय वे उपनिवेशीकरण कह रहा है। वित्तीय डीकोलोनाइजेशन यानी अपनी उन संपत्तियों पर नियंत्रण वापस लेना जो कभी आपसे ले जाई गई थी, और उन नियमों को बदलना जो दूसरों ने आपके लिए बनाए थे। तो ये सिर्फ भारत का खेल नहीं है। स्रोत इसे एक बड़ी वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक चाल बता रहा है। बिल्कुल। और यहाँ खिलाड़ी सिर्फ भारत नहीं है। विश्लेषण इस पैटर्न को चीन के कदमों से जोड़ता है। चीन से? कैसे? चीन भी इसी तरह बड़े पैमाने पर सोना और अन्य महत्वपूर्ण धातुएं खरीद रहा है। ये एक समन्वित प्रयास लगता है। अच्छा। कल्पना कीजिए, एक तरफ भारत चांदी के खंभे खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन सोने की छत बना रहा है। दोनों मिलकर एक नई वित्तीय इमारत की नींव रख रहे हैं जो डॉलर पर आधारित नहीं है। तो इन सब का साझा मकसद क्या है? क्या ये डॉलर को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है? खत्म करना शायद बहुत बड़ा शब्द होगा, लेकिन डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता को कम करना निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य है। पिछले 50 सालों से दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका को एक असाधारण शक्ति मिलती है।
अब ग्लोबल साउथ के देश अपना कच्चा माल पश्चिम को बेचने के बजाय भारत और चीन को बेच रहे हैं और वे भुगतान अपनी स्थानीय मुद्राओं यानी रुपये और युआन में ले रहे हैं। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है? कोई बड़ी तस्वीर है? विश्लेषण के अनुसार अंतिम लक्ष्य ये है कि अगर भविष्य में मान लीजिए 2026 तक ब्रिक्स देशों की कोई नई साझा मुद्रा आती है। एक ब्रिक्स मुद्रा? हाँ, अगर आती है तो वो डॉलर की तरह सिर्फ भरोसे या कागज पर आधारित नहीं होगी। तो फिर किस पर होगी? उससे सोने, चांदी, तेल और अन्य भौतिक वस्तुओं का समर्थन हासिल होगा। रिपोर्ट में बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। बताइए। कि ब्रिक्स एक ऐसी मेज बना रहा है जिसका टॉप सोने का है और पैर चांदी के हैं। वाह! ये एक ऐसी मुद्रा होगी जिसकी बुनियाद कागजी कर्जों पर नहीं बल्कि वास्तविक भौतिक संपत्ति पर होगी। और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल, ये उस व्यवस्था को चुनौती देता है जो 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड के खत्म होने के बाद से चली आ रही है, जहां मुद्रा का मूल्य किसी भौतिक वस्तु से नहीं जुड़ा है। ब्रिक्स देश एक ऐसी व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं जहां पैसा सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक वास्तविक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? ये सिर्फ चांदी की खरीद नहीं है, ये एक बहुस्तरीय रणनीति है। हाँ बिल्कुल, पहला स्तर औद्योगिक है, भविष्य की ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग की जरूरतों के लिए कच्चा माल सुरक्षित करना। ठीक है। दूसरा स्तर वित्तीय है, व्यापार के नियमों को बदलना और डॉलर के बिचौलियों को दरकिनार करके कीमत तय करने की शक्ति हासिल करना। और तीसरा और सबसे बड़ा स्तर भू राजनीतिक है, पश्चिम केंद्रित वित्तीय प्रणाली का एक विकल्प तैयार करना जो भौतिक संपत्ति पर आधारित हो। इसमें एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। विश्लेषण में पश्चिमी वित्तीय दुनिया की वेलोसिटी यानी कागजी व्यापार की तेज रफ्तार और भारतीय संस्कृति की स्थिरता यानी भौतिक बचत के बीच एक गहरा अंतर बताया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तर्क ये है कि जो चांदी खरीदकर भारतीय घरों और तिजोरियों में चली गई वो आसानी से बाजार में वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भारतीय परिवार उसे अपनी अगली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखते हैं। वे रोज रोज की कीमतों के उतार चढ़ाव से परेशान होकर उसे बेचते नहीं हैं। अच्छा। इससे बाजार में चांदी की एक स्थायी कमी पैदा होगी और कीमतों का एक ऐसा स्थायी आधार बन जाएगा जिसे पश्चिम के कागजी बाजार अब आसानी से तोड़ मरोड़ नहीं पाएंगे। तो ये भौतिक दुनिया की जीत है कागजी दुनिया पर? एक तरह से हाँ। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रणनीतिक कदम का वित्तीय नतीजा भी असाधारण रहा है। जी। जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं उसके अनुसार भारत द्वारा किए गए इस निवेश का मूल्य पिछले 1 साल में ही लगभग 3 गुना हो चुका है। हाँ, और ये दिखाता है कि जब आप भौतिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपके पास दूरदृष्टि होती है तो आप न केवल भविष्य के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करते हैं बल्कि वित्तीय रूप से भी एक बेहद मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। तो ये इस पूरे दाव को न केवल रणनीतिक रूप से सही बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद मुनाफे वाला साबित करता है। बिल्कुल। आज की चर्चा से ये साफ है कि ये खबर सिर्फ कुछ टन चांदी खरीदने के बारे में नहीं है। ये वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का एक ठोस संकेत है। ये बताता है कि कैसे देश अब कागजी वादों और कर्जों के बजाय भौतिक संपत्ति पर अपना भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल। विश्लेषण एक बात पर बार बार जोर देता है, पैसे के प्रवाह पर नजर रखें। और इससे एक विचारणीय प्रश्न उठता है, अगर सोना, चांदी और तांबे जैसी भौतिक संपत्ति ही आर्थिक शक्ति का नया आधार बन रही हैं, तो उन अर्थव्यवस्थाओं का भविष्य क्या होगा जो मुख्य रूप से कागजी संपत्ति, सेवाओं और कर्ज पर बनी है? और क्या हम भविष्य में अन्य उद्योगों में भी यही पैटर्न देखेंगे जहां कच्चे माल के उत्पादक और बड़े खरीदार मिलकर अपनी आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाएंगे और पारंपरिक बिचौलियों को पूरी तरह से बाहर कर देंगे? इस पर विचार करना जरूरी है।